Hello everyone, very welcome all of you. Okay. Sure. Chalo. Very good morning all of you. Please share this video link to your timeline so everyone can get the benefit of this particular video. Okay. So, shall we start the topic? If you allow me, shall we start the topic? आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे. आई होप कल का टॉपिक आप लोगों को एक क्लियरिटी के साथ आपके दिमाग में गया होगा, राइट? फाइन. सो आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे. हर दिन हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक देखेंगे. आपको फील होगा कि कुछ हम डिफरेंट पढ़ रहे हैं. जो भी नए स्टूडेंट्स, नए पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट? सो ओके. तो बेटा, कल हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ें देखी थी. एक बेसिक लेवल पे मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी. आज हम लोग देखेंगे कुछ और बेसिक टर्म जो केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देखो, क्या सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, आप लोगों को थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ. मैं थोड़ा हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताता हूँ, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा. देखो, बेसिकली हमारा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक,
केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री। तो एक एक चैप्टर देखते हैं, ठीक है। तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें यही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है, इस तरीके से। देन हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म, देन हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म के बाद अल्केन्स, नंबर 5 अल्कीन्स, नंबर 6 अल्काइन्स, नंबर 7 एरोमेटिक कंपाउंड्स, नंबर 8। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये मैं आप लोगों को बेटा जेई नीट का सिलेबस बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नंबर 9 ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नंबर 10 हैलोजन्स, derivatives of alkanes and haloarenes, जिसको हम लोग HDOA के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। नंबर 10 aldehydes, ketones and carboxylic acids and carboxylic acid. Number 13 amines and nitro compounds. Number 14 biomolecules. नंबर 15 पॉलीमर केमिस्ट्री। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कल मुझे पर्सनली मैसेज भी किया कि सर प्लीज़ टेल अस अबाउट द सिलेबस ऑफ IIT, JEE एंड नीट। नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे इन लाइफ, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो बेटा मैंने आपको ऑर्गेनिक के बारे में बताया। अब थोड़े इनऑर्गेनिक के चैप्टर देखते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक। तो नंबर 17 एटॉमिक स्ट्रक्चर, या स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं
periodic table. Number 18, S block elements. Number 19, P block elements. Number 20, D and F block elements. Number 21, मेटलर्जी, या इसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन या सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। नंबर 22, एटॉमिक स्ट्रक्चर। नंबर 23, केमिकल बॉन्डिंग। नंबर 24, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। नंबर 20, ठीक है। इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता, ठीक है। मेरे जहन में जो जो चीज़ें आ रही है वो मैं लिखा के दे रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें 25 नंबर पे हम लोग लिखेंगे। इनका भी एक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, या इसको आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, SBCOC भी लिख सकते हो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इसमें लॉज रहते हैं सारे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस एंड एनर्जी, देन गेल-लुसाक लॉ, बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। 25, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। नंबर 26, सॉलिड स्टेट। नंबर 27, आयोनिक इक्विलिब्रियम। नंबर 28, केमिकल इक्विलिब्रियम। नंबर 29, रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर 30, solution and colligative properties। नंबर 31, ये हो गया। केमिकल थर्मोडायनामिक, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। 32, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नंबर 33, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक, सॉलिड स्टेट हो गया। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में है ना, वो मैंने आपको बताया हो। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सारे चैप्टर।
इसमें बेटा एक और 25 ऐड करो हाइड्रोजन, इसमें मैं ये मेंशन करना भूल गया, हाइड्रोजन। फिर ये 26, ये 27, ये 28, ये 9, ये 30, देन 31, देन 32, 33, 34, 35, ठीक है। राइट, सो दिस इज योर सिलेबस रिगार्डिंग JEE एंड नीट। तो इतना पोर्शन हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। अब देखो हर इंडिविजुअल में चैप्टर की लिंक बनी होती है इंडिविजुअल ग्रुप में, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ग्रुप है जिसमें इतने सारे जो चैप्टर्स है तो उनका एक लिंक बना होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लिंक बना होता है, फिजिकल केमिस्ट्री का भी लिंक बना होता है। तो ज़रा मैं आप लोगों को लिंक इसकी समझाता हूँ कि कैसे किस तरीके से कौन से चैप्टर्स की लिंक एक दूसरे से बनी हुई है। जैसे कि देखो बेटा, अगर आपने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, GOC, आइसोमेरिज्म, इसमें एडिशनल मैं एक और चैप्टर पढ़ाता हूँ जिसका नाम है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये एडिशनल मैं पढ़ाता हूँ, ये आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, बट एडिशनल मैं इसको पढ़ाता हूँ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों याद रखना, अगर आपने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, GOC पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आइसोमेरिज्म एंड एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ 4 हो गया। देन आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन 5 हो गया ये, और उसके बाद अगर आपने पढ़ लिया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। चलो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को भी हटा दो, देखा जाए तो या उसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, चलो 6 कर लो। तो 1, 2, 3 एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ 4, ऑक्सीडेशन रिडक्शन 5 एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड ग्रिग्नार्ड रीजन 6। अगर ये बेटा 6 चैप्टर आप लोग अगर मुझसे पढ़ते हो तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ऐसा समझ लो पूरा। अल्डिहाइड कीटोन्स भी उसमें आ जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर के थोड़े डिफरेंट कंसेप्ट है, बाकी अमाइंस, नाइट्रो कंपाउंड्स, अल्डिहाइड, अल्कोहल, हैलोजन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ये सारी चीज़ें इन पर्टिकुलर 5 से 6 चैप्टर में मैं कवर करवा देता हूँ। फिर जब हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स, हैलोजन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, अमाइंस और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये जब पढ़ते हैं ना, तो बेटा आपका वो रिवीजन होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस तरीके से मैंने टेक्निक डेवलप की है केमिस्ट्री के लिए, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए, कि अगर आपने एटलीस्ट मुझसे ये 6 चैप्टर पढ़ लिए डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ, तो डेफिनेटली पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को आसान लगेगा। मैं पूरे मैकेनिज्म से लेकर हर चीज बताता हूँ। इसमें एक और देखो, ये जो GOC पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ना, इसमें जनरली हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हो गए, या इसमें एक और चीज है रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, जनरली वो पार्ट 3 में पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बेसिकली सब चीज कवर होती है। एडिशनली एक और चैप्टर जिसमें मतलब हर साल 1 से 2 क्वेश्चन उसमें आते हैं, दिस इज कॉल्ड POC, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो GOC क्या होता है बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरलाइज कंसेप्ट हम लोग उसमें पढ़ते हैं। लेकिन POC की अगर बात करें तो POC है ना, POC इज कॉल्ड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे वो चीजें हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताना ये चाहता हूँ बेटा कि अगर आपने डेडिकेशन के साथ 5 से 6 चैप्टर अगर मुझसे पढ़ लिए तो फुल केमिस्ट्री आपको आ जाएगा अप टू JEE एडवांस, अप टू JEE एडवांस। जब हम लोग JEE और नीट की बात करते हैं बेटा, तो वहां पे हाई लेवल कंसेप्ट से ही डील करवाना पड़ता है, बिकॉज वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप सिंपल कंसेप्ट पढ़ के, सिंपल टेक्स्ट बुक पढ़ के, सिंपल NCERT पढ़ के आप JEE और नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। आप लोगों को बियॉन्ड दी लिमिट जाना पड़ता है, बियॉन्ड दी लाइन जाना पड़ता है, तब जाके आपको डिफरेंट हाई लेवल के कंसेप्ट, देखो बोलते हैं ना, जितना हायर टेस्ट आएगा ना, उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा। उतना क्या बढ़ेगा? वैल्यू बढ़ेगा। एक और बार बोलता हूं मैं, जितना हायर टेस्ट आएगा उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा। कैसे? मान लो अगर आपको
फेरारी में बैठने की आदत है तो फिर आपको मारुति अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको हाई लेवल का हाई टेस्टी हाई रेस्टोरेंट में खाने की आदत है तो आप नॉर्मल 30 रुपये 40 रुपये प्लेट का खाना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। बहुत रेयर ऐसे ह्यूमन होते हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, जो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, बट लेकिन जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जितना हायर टेस्ट जाएगा उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो हायर टेस्ट हमें डेवलप करना है, हायर टेस्ट के क्वेश्चंस करने हैं, हायर नॉलेज लेना है, हायर कंसेप्ट पढ़ना है, हायर कंसेप्ट मुझे पढ़ाना है, हायर लेवल पे चीज़ों को डीलिंग करवानी है, तो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको वैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएंगे। जब आप एनसीईआरटी या आपका स्टेट बोर्ड का बुक खोल के बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान लगेगा? बिकॉज आपने हायर लेवल पढ़ लिया होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग जिम में जा रहे हो, है ना, और पहले 5-5 kg से आपने, है ना, मतलब सलमान खान बनने की कोशिश की, फिर 10 kg लिया कुछ दिन के बाद, फिर 15 kg से आप लोग डंबल की एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका मसल का स्ट्रेन, आपका मसल का पावर ना बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस पर वर्कआउट कर रहे हो, आप उस पर वर्क कर रहे हो। जहाँ पे वीक मसल होगा आप उस पर वर्क करते हो, ठीक है। वर्क करते 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 1.5-2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपके मसल का स्ट्रेंथ, आपके मसल का पावर 15 kg का एटलीस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप 15 kg उठाओगे तो आपको बहुत नॉर्मल लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका मसल का पावर वो बन चुका है, आप आसानी से उसको वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप 15 kg की स्ट्रेंथ बनने के बाद आप नॉर्मल 2 kg या 5 kg का जब वेट उठाते हो तो आपको बहुत नॉर्मल लगेगा। आपको लगेगा यार ये इससे मैं एक्सरसाइज क्यों करूं? क्यों? क्योंकि आपका हायर टेस्ट आ चुका, तो वैल्यू बढ़ चुकी है। तो इसीलिए जब आप 5 kg उठाओगे तो आपको वो बहुत आसान लगेगा। इसी तरीके से जब JEE और नीट हाई लेवल पे हम लोग पढ़ लेंगे, हाई लेवल पे मैं आपको नॉलेज दूंगा, आप लोग भी खुद पढ़ोगे ऑनेस्टी के साथ। तो जब आप स्टेट बोर्ड, देखो ये स्टेट बोर्ड का बुक है, उधर एनसीईआरटी का बुक रखा हुआ है। जब आप ये बुक से पढ़ोगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आमिर सर ने क्या पढ़ाया था, और चलो मैं देखता हूँ टेक्स्ट बुक में क्या है, ये सारी चीज़ों में आमिर सर ने क्या पढ़ाया था, चलो मैं देखता हूँ टेक्स्ट बुक में क्या है, तो आपको वो 5 kg जैसी फीलिंग आएंगी, क्योंकि आपने 15 और 20 kg का पढ़ लिया होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जितना आप हायर टेस्ट की तरफ जाओगे उतना आपका वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। तो ये तो एक मैंने बात कर दी सिलेबस को लेके, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए। तो ऑर्गेनिक का मैंने बता दिया। देखो इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, और खूब मतलब डीप जाके, SP, D and F ब्लॉक आपका हो जाता। अगर आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा तो SP, D and F ब्लॉक एलिमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है। P ब्लॉक एलिमेंट बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ाने के लिए 1.5 महीना लगता। समझ रहे हो मेरी बात? P ब्लॉक एलिमेंट इतना बड़ा चैप्टर है कि अगर अच्छे से इसको पढ़ाए, धीरे से इसको पढ़ाए, तो 1.5 महीने तो कहीं नहीं गए इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पीरियोडिक टेबल पे ज़्यादा फोकस करो, बहुत मेहनत करो, तो SP, D and F ब्लॉक एलिमेंट आपका आसानी से हो जाता है। मेटलर्जी में बहुत आसान है, इसी से कनेक्टेड लिंक रहती है। थोड़े बहुत फिजिकल कंसेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक के थोड़े थोड़े कंसेप्ट इसमें होते हैं। हम लोग इसमें बेसिकली देखते हैं कि किस तरीके से मेटल्स को, देखो मेटलर्जी है ना, मेटल्स डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं, ओर्स होते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, उन लोगों को किस तरीके से सेपरेट करते हैं और यहाँ पे डिस्कस होता है। उसके बाद आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, है ना। आंखें खोली तो पता लग गया ना, एटम है और टाइनीस्ट पार्टिकल है, कैन नॉट बी डिविजिबल है, डेल्टन ने बनाया था, और बहुत सारे इसके पोस्टुलेट आपने जब आंखें खोले थे तब से आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से कर लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग फटाक से हो जाता, मतलब केमिकल बॉन्डिंग आपको पहले, मतलब केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आपको देखना पड़ेगा, और केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छे से आए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो जाता है। तो देखो ये तीनों चैप्टर की लिंकेज जबरदस्त तरीके से है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये 3 चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। बेटा क्या होता, ये तीनों चैप्टर को डिफरेंट नेम से कंसिडर नहीं करना है। चलो देखो मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनो। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये सोचो ही मत, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है, ये मत सोचो। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, ये मत सोचो। कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर का नाम है, ये मत सोचो। आप चैप्टर के नाम पे लगाओ स्टिकर, केमिकल बॉन्डिंग पे स्टिकर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे स्टिकर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे स्टिकर, और पूरे कंटेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर से चालू करके यहां तक के खत्म करो। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। अंडरस्टूड? डिफरेंट। देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो ये थोड़ी बोलता है कि दिस क्वेश्चन इज केम फ्रॉम अल्काइंस और पॉलीमर एंड
XYZ, ये तो बोलता नहीं है। तो हमें उस हिसाब से हमारे माइंड को बेटा डेवलप करने पड़ते हैं, उस हिसाब से हमारे माइंड को डेवलप करना पड़ता है। तो याद रखो इसकी सारी कनेक्टिविटी है। हाइड्रोजन इंडिविजुअल चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो उस पर कोई डिस्कशन हम लोग करेंगे नहीं। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री पे ये मोल कंसेप्ट पूरे केमिस्ट्री में आता है, हर मतलब पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसा एक भी इसमें चैप्टर नहीं है जहां पे मोल कंसेप्ट नहीं आता हो। इसीलिए मोल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मोल कंसेप्ट ढीला हुआ तो पूरा फिजिकल ढीला हो जाता, समझ रहे? देखो शर्ट का पहला बटन अगर मैं गलत लगा दूं ना तो बाकी के सारे बटन गलत लग जाते। मोल कंसेप्ट गलत हो गया, मोल कंसेप्ट गलत हो गया तो आपने अगर ब्लैकबेरी का शर्ट भी पहना होगा तो आप अजूबा लगोगे। क्यों? क्योंकि पहला बटन और मोल कंसेप्ट ही आपका गलत हो गया है। तो मोल कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन लिक्विड, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, जनरली इनको हम लोग कंसेप्ट बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। एक चैप्टर है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो लिक्विड एंड गैसियस स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट अदर वन। अगेन इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, सब मतलब वो मोल कंसेप्ट से कनेक्टिविटी है। देन रेडॉक्स रिएक्शन में मोल कंसेप्ट का बहुत ही ज्यादा काम है। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनामिक में मोल कंसेप्ट, है ना। तो ये सब एक के बाद कनेक्टिविटी बनी हुई है। एक बात फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छी है कि एक बार मोल कंसेप्ट हुआ तो बाकी के सारे चैप्टर फट 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 होते जाते हैं। रीजन ये है कि इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स पार्ट होते हैं, ज्यादा सोचना पड़ता नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, डेरिवेशन बेस्ड होता है, बस लगा के सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन ऑर्गेनिक में वैसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक में तो वो बहुत आड़े तेरे क्वेश्चन पूछता है। वो उसके चाचा का भाई का मामा, उसका बेटा जो था उसकी बेटी का नाम क्या होगा और उसका रिलेशन आपके साथ क्या होगा, इस तरीके से ऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो JEE लेवल पे बेटा क्या होता है कि आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। JEE और नीट बेसिस में आपको सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो क्योंकि 16 से 17 लाख स्टूडेंट्स, है ना, 15 to 17 लाख लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, हर साल बच्चा अपीयर्ड हो रहा है ना, एग्जाम में अपीयर्ड हो रहा है। और उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जब इतने सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो उसमें आप लोगों को क्या करना है? compete करना है। आप लोगों को बताना है कि भैया हम वो इतने लाखों बच्चों में हमारा कौन सा रैंक आने वाला है और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो जब इतने सारे ऑल इंडिया लेवल पे जब एग्जाम हो रहा है तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे। और एग्जामिनर भी जो क्वेश्चंस के पैटर्न डालता है वो इतने यूनिक डालता है कि जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होते हैं ना, उसी को वो क्वेश्चन क्लिक कर पाते हैं। एक चीज का याद रखना, सिर्फ चैप्टर की कनेक्टिविटी समझ लो, क्या बोल रहा है, कितने कंटेंट है, कैसा पूछ रहा है, वो अगर आपने देख लिया तो आपका JEE लेवल पे क्वेश्चंस बहुत आसान लेवल पे, नीट लेवल पे बहुत आसान लेवल पे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो 2-3 कंसेप्ट मिला के पूछता है ऑर्गेनिक में। जैसे कि मान लो GOC का एक कंसेप्ट है, अल्काइंस का एक कंसेप्ट है, एरोमेटिक पे खत्म कर रहा, तो बोलेंगे बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो हर एक की कनेक्टिविटी वाला है। इसको भी हम लोग को इंडिविजुअल चैप्टर नेम से नहीं पढ़ना है। जब हम लोग पढ़ाई करने बैठे तो मैं तो बोलता हूँ कि यार चैप्टर नेम पे स्टिकर लगा दो, चैप्टर नेम देखो ही मत, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कंटेंट पे, क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि अल्काइंस बताओ कितने नंबर पे चैप्टर आता है NCERT में, बताओ एरोमेटिक नंबर कितने, कौन सा चैप्टर नंबर है, बताओ अल्डिहाइड कीटोन कौन से नंबर का चैप्टर, कितने मार्क्स का है, ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछता है वो। आपको फोकस ये करना है कि चैप्टर नेम पे चिट्ठी, बस हमें कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर कंटेंट एक दूसरे से कोरिलेट रहता है और उसके मिक्सअप में वो हो सकता है इसका ये ऐसे मिला के मिक्सअप करके पूछ ले, तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो कि 5 कंसेप्ट मिला के आपने एक क्वेश्चन कैसे बनाया, बिकॉज ये पॉसिबल है, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस रिगार्डिंग JEE एंड नीट। यू कैन राइट
राइट। तो आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बस 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में, आइसोमेरिज्म को क्या होता है। एकदम सिंपल कंसेप्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आइसोमेरिज्म के बारे में इतना मिसकंसेप्शन है, जब बोलो जब पूछो तो गलत डेफिनेशन, और ज़िंदगी भर गलत डेफिनेशन, ज़िंदगी भर गलत डेफिनेशन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उस तरीके से पढ़ा गया। सही मायने में अगर देखा जाए तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ज़िंदगी भर इंसान गलत ही समझता है, लेकिन बाद में अगर गौर किया जाए तो वो चीज़ें सही होती है ना। तो क्या होता है बेटा? आइसोमेरिज्म है ना। आइसोमेरिज्म, देखो अगर मैं किसी भी स्टूडेंट्स को पूछूं कि आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, देखो मैं पूछ क्या रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, तो 99.99% स्टूडेंट्स का आंसर यही होता है, सर आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेनन इन विच द मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। राइट। आप जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर को देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेफिनेशन 99.99% बच्चों का यही होता है, द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अगर देखा जाए बेटा तो ये डेफिनेशन जो है, दिस इज नॉट ए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। जो भी स्टूडेंट, जो भी टीचर इस टाइप का डेफिनेशन अगर आपको बता रहा है वो 100% गलत है। मैं कोर्ट में भी प्रूव कर सकता हूं कि आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन ऐसा नहीं होता है। जो आप डेफिनेशन बोल रहे हो ना वो किसी और चीज का होता है, लेकिन आइसोमेरिज्म का बिल्कुल डेफिनेशन अलग होता है। आइसोमेरिज्म इज नॉट द फिनोमेनन इन विच द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो क्या होता है बेटा, आइसोमेरिज्म को मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या होता है, मान लो आप लोगों के पास C2H6O है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास दिया हुआ है C2H6O। देखो C2H6O के दो फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। सबसे पहले बनेगा CH3CH2OH और ये बनेगा CH3OCH3। देखो C2H6O दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर देखा जाए तो इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है बेटा? इथाइल अल्कोहल। और इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर। इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर। इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है, लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो रहे हैं, है ना, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो रहे हैं। देखो इसका अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट चेक किए, इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट चेक किए तो इसका 76 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है और इसका 17 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट आता है। अंडरस्टूड? 17 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट आता है। अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को HI के साथ रिएक्ट करें तो ये रिएक्शन देगा। अगर हम लोग इसको HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन देता है। अगर हम लोग इसको HI के साथ रिएक्शन करें तो ये जनरली रिएक्शन देगा बट डिफरेंट फॉर्म में देगा। मान लो अगर हम लोग इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्शन देता है। अगर इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करें तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं देता। अंडरस्टूड? देखो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है। और ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? गैस है। अंडरस्टूड? तो बेसिकली देखो, आप लोग जो डेफिनेशन बोलते थे कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, देखो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन प्रॉपर ये नहीं होता। अगर देखा जाए तो यहां पे भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। एक अल्कोहल है और एक ईथर है, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो एक चीज याद, और एक और चीज नोटिस करो,
देखो सबकी प्रॉपर्टी भी अलग है, देखो इसका प्रॉपर्टी अलग, इसका 76 बॉइलिंग पॉइंट है, इसका 17 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, ये सोडियम के साथ रिएक्शन देता है, ये सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ये गैस है ना। और दूसरा एक और बताता हूं, अगर हमने इसको HI के साथ रिएक्ट किया तो जो इसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो इथाइल आयोडाइड आएगा। हम लोग रिएक्शन में देखेंगे कैसे आता है, इसका फाइनल प्रोडक्ट इथाइल आयोडाइड आता है, लेकिन जब इसको HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका फाइनल प्रोडक्ट मिथाइल आयोडाइड आता है। तो कहने का ये मतलब है कि इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में कोई भी सिमिलैरिटीज आपको नजर नहीं आ रही, कोई भी प्रॉपर्टी आपको सेम नजर नहीं आ रही, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी रहो चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी रहो। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये लिक्विड है, ये गैस है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, ये नहीं करता। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 17 है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये HI के साथ रिएक्ट करके इथाइल आयोडाइड देता और ये मिथाइल आयोडाइड देता। तो यहां पे केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। सो दिस इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। नाउ लिसन to me carefully, what is the proper technical definition of isomerism is, the isomerism is the phenomenon in which the molecules having the same molecular formula but at least have one difference in property। मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होने चाहिए, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के, लेकिन उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी का फर्क चाहिए। अगर एक प्रॉपर्टी का फर्क नहीं है, मिनिमम एक प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं, अगर एक प्रॉपर्टी का फर्क नहीं होगा तो दे आर नॉट आइसोमर, दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल। देखो आप लोग जो डेफिनेशन बोलते थे वो ये बोलते थे कि मॉलिक्यूल्स हैविंग, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, कोई भी अगर आपको पूछ ले तो आप लोग बोलते थे कि आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेनन इन विच द मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structural formula। so this is not the proper definition of isomerism। मैं आपको पूछ रहा हूं आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बताओ और आप मुझे बता रहे हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। मैं आपको पूछ रहा हूं आपके पापा का नाम बताओ, आप मुझे आपके दादा का नाम बता रहे हो। मैं आपको पूछ रहा हूं किसी और चीज के बारे में, आप मुझे किसी और चीज के बारे में बता रहे हो। मैं आपको पूछ रहा हूं आइसोमेरिज्म के बारे में बताओ, आप मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बता रहे हो। तो भाई आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेनन इन विच द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एटलीस्ट मस्ट हैव वन डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, तभी हम उससे आइसोमेरिज्म कह सकते, अदरवाइज दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल। अंडरस्टूड। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन आइसोमेरिज्म का मैंने आपको बताया है। एवरीवन, आई थिंक कि सभी बच्चों को इस पर्टिकुलर छोटा सा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं। देन आइसोमेरिज्म का बहुत बड़ा फ्लो चार्ट होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, देन उसके कितने पोर्शन होते हैं वो एक के बाद एक हम लोग शॉर्ट वीडियोस में, शॉर्ट लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अंडरस्टूड एवरीवन। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स जो जुड़ते हैं, अभी यहाँ पे एक टेक्निकल इश्यूज होता है कि लाइव कम दिखते हैं लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं इसमें, ये टेक्निकल इश्यूज काफी दिनों से चल रहा है। सो बहरहाल आप लोग एक चीज का ख्याल रखें, जो भी चीज आपको एक एक पर लेक्चर में आप लोगों को बताई जा रही है आपको ख्याल रखना है कि उसको डेली बेसिस पे देखे, अच्छे से देखे, ऑन टाइम देखे, पेंडिंग ना रखे, एंड भरोसा भी रखे एंड कॉन्फिडेंस भी रखे अपने आप पे कि आसानी से JEE और नीट हो सकता है। जब दूसरे बच्चे कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं और हम डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे इस बात का ख्याल रखें। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी को बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं आगे का कंसेप्ट आइसोमेरिज्म का बताऊंगा। किसी को कोई भी डाउट, डिफिकल्टी, क्वेरीज वगैरह आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन ईमेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक मैसेंजर। सो एवरीवन मस्ट हैव द कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ माइन। तो मैंने ऑलरेडी वो ग्रुप में शेयर किया है। तो सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और फैमिली का भी ख्याल रखें। जय हिंद।